गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी में स्पर्श भाग 2 से पढ़ रहे थे और जिसमें हम पढ़ रहे थे बड़े भाई साहब, जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है और एक सच्ची घटना का वर्णन किया गया है, जिसमें लेखक प्रेमचंद जी अपने बड़े भाई का जिक्र करके बताए हैं, जिसमें हम आधा पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज हम आगे पेज नंबर 61 पढ़ेंगे। पेज नंबर 61 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और विस्तार से आगे कहानी समझते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और पेज नंबर 61 देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से प्रेमचंद जी के जो बड़े भाई साहब जी हैं, वे प्रेमचंद जी को समझाते हुए कहते हैं, देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। यानी कि यही समझाते हुए बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी से कहते हैं कि भगवान ना करे कि आज मैं बीमार हो जाऊं और मेरे बीमारी को देखकर तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, ऐसा ना हो। दादा को तार देने के लिए तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। यानी कि अगर मैं कुछ हो जाऊंगा तो तुम तार यानी कि चिट्ठी लिखकर दादाजी को दोगे, इसके सिवा तुम और कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें, ना घबराएं, ना बदहवस हो। बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी से समझाते हुए कहते हैं प्रेमचंद जी को कि तुम बहुत खेला करते हो, ध्यान नहीं देते हो पढ़ाई लिखाई में, लेकिन तुम्हारा बुद्धि है और तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर मैं बीमार हो गया मुझे देखकर तुम्हारे हाथ पांव फूलने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसा हो गया तो तुम दादाजी को एक चिट्ठी लिखकर ही दोगे, इसके सिवा तुम कुछ नहीं कर सकोगे। लेकिन तुम्हारे जगह में अगर दादाजी हो तो किसी को तार ना दे, यानी कि वो लिखकर चिट्ठी भी नहीं भेज सकते हैं, ना ही वे घबराएंगे, ना ही बदहवास होंगे। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मुहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। तो बड़े भाई साहब यही समझाते हुए कहते हैं, अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो तुम देखोगे तुम्हारा हाथ पैर फूलने लगेगा और तुम क्या करोगे, बस एक चिट्ठी लिखोगे और दादाजी को भेज दोगे और इसके सिवा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इसी जगह में अगर दादाजी सामने होंगे और इस अवस्था में देखेंगे कि बीमार हूँ, तो वे डॉक्टर के पास जाएंगे और मेरा इलाज भी कराएंगे। फिर कुछ दादा बेचते हैं, उसे हमें महीनों भर की जो भी चीज़ है खर्चे के लिए दादाजी हमें भेजते हैं, जिसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे का मुहताज हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर नाश्ता हमारा जो होता है वो भी बंद हो जाता है। फिर हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो धोबी और नाई से भी मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, MA है कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है।
तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चलो। तो बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी को समझाते हुए कहते हैं कि तुम तो बुद्धिमान हो और तुम्हारा अक्ल है, लेकिन तुम्हारा बिना अक्ल जैसे कार्य करते हो तुम। और दादाजी के बारे में कहते हैं कि वे महीनों भर की खर्चा हमें देते हैं तो हमारे पास पैसा रहता है, और जब सब कुछ हमारे पास पैसा ख़त्म हो जाता है तो हम सबसे मुंह छुपाते रहते हैं। हमारा जो नाश्ता होता है वो भी बंद हो जाता है, धोबी और नाई से भी हम मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज और तुम खर्च कर रहे हैं, यानी कि हम और तुम आज खर्च जो कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग भी इज्जत के साथ भी कमाया और निभाया भी है, और अपने कुटुंब यानी कि परिवार का पालन पोषण भी किया है, जिसमें बड़ा भाग इज्जत नेक में के साथ निभाया, यानी कि अपना नेक ईमानदार के साथ में उन्होंने अपना काम करके निभाया है। वे अपने हेडमास्टर साहब को भी हम देख सकते हैं कि एमए किए हुए हैं, और यहाँ से एमए नहीं किए हैं बल्कि वे ऑक्सफोर्ड से एमए करके आए हैं। लेकिन क्या देखा जाता है कि 1000 रुपये ही वे पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम करता है उसकी बूढ़ी माँ, यानी कि घर का जो भी देखभाल करना है वो नहीं करते हैं, बल्कि उसके घर में एक बूढ़ी माँ है वही करती है। और हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई है। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार करते थे। जब से उनकी माताजी ने ये सब के बारे में कार्य करने लगा, उसके हाथ में सौंपा गया, तो वह अपने हाथों में ले लिया जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, यानी कि यही समझाते हुए कहते हैं कि जो हमारे में घमंड है उसे गुरूर नहीं करना चाहिए, दिल से जो भी घमंड है उसको निकाल देना चाहिए। और यही कहते हैं समझाते हुए कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे, यानी कि मैं जब भी तुमको देखूंगा तो मेरे देखने से, मेरे दृष्टि में तुम बेकार का काम नहीं करोगे। मैं तुमको हमेशा देखता ही रहूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा भाई हूँ। यही कहते हुए लेखक के बड़े भाई साहब लेखक को समझाते हैं। आगे भाई साहब लेखक जी को समझाते हुए कहते हैं, अगर तुम यूँ न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। यानी कि बड़े भाई साहब है, वे हमेशा अपने छोटे भाई को अपने निगरानी में रखते हैं और उसको बुरे काम या बुरे आदतों से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं बड़े भाई साहब कि अपने से छोटा भाई बुद्धिमान है और वो हमें ध्यान देगा तो वे आगे बढ़ सकता है, इसलिए उसे हमेशा गाइड करना चाहता है, ऊपर ध्यान देना चाहता है। और कहता है, यही समझाते हुए कहते प्रेमचंद जी से कहते हैं कि क्यों ना मैं एक क्लास ही तुमसे आगे हूँ, तुम मेरे बराबरी के हो जाओगे तब भी मैं तुमको डांटूंगा, क्योंकि मुझे हक है, मैं तुमसे बड़ा हूँ। हम बराबर क्लास में आ जाएंगे इसका कोई मतलब नहीं है, मैं बड़ा हूँ तो तुम मेरे से छोटे ही रहोगे। क्यों ना तुम ऊंचे दर्जे में ड्यूटी करो, ऊंचे दर्जे में कुछ भी नौकरी करो, लेकिन जब तक तुम नौकरी भी पा जाओगे, बड़े बन जाओगे, तब भी मैं तुमसे बड़ा ही रहूँगा। ऐसे कह के बड़े भाई साहब लेखक को समझाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मैं उनकी इस न्यायी युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो लेखक प्रेमचंद जी अपने बड़े भाई साहब जब इस तरह बोल के समझाने लगे कि तुम बुद्धिमान हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, इसलिए मैं तुमको निगरानी में रखता हूँ। यह बात सुनकर लेखक
यही कहते हैं कि मैं उनकी इस तरह जो भी उन्होंने मुझे समझाया वो मेरे दिमाग में आ गया है, मुझे समझ में आ गया है। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ है और भाई साहब के प्रति मेरे मन में एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ है। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं, मुझे जो कुछ समझा रहे हैं, वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। तो ये सब समझ गए हैं छोटे भाई साहब, बड़े भाई साहब क्या कहना चाहते हैं, क्यों उसको हमेशा डांटते हैं, फटकारते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ गया लेखक कि अपने बड़े भाई साहब है वे छोटे भाई साहब को आगे बढ़ना देखना चाहता है और उसको लक्ष्य या अपने मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। ये छोटे भाई साहब को समझ में आ गया है। फिर भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेरह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? यह कर्तव्य भी मेरे सिर है। तो बड़े भाई साहब जी समझाते हुए कहते हैं, भाई साहब ने यही समझाते हुए लेखक से कहा कि मुझे लेखक को गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता। लेकिन बड़े भाई साहब लेखक को गले लगा लिए और कहते हैं कि मैं तुम्हें कनकौवे उड़ाने से मना नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा जी भी ललचाता है, खिलने का मन मुझे भी करता है और जो पतंग है वो मुझे भी उड़ाने का इच्छा होती है, लेकिन करूँ क्या? खुद बेराह चलूँ यानी कि मैं भटक जाऊँगा, मैं ही खेलूँगा तो तुम कैसे समझोगे? तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाऊँगा? यह कर्तव्य मेरा सिर पर है कि मैं तुमको ध्यान दूँ और अच्छी राह में तुमको लेने की कोशिश करूँ। मुझे भी खेलने का मन होता है और अपने दोस्तों के साथ घूमने का मन करता है, खेलने का मन करता है और पतंग उड़ाने का मन करता है, लेकिन तुम देखोगे तो मैं ही बेराह में चलूँगा तो तुम भी वैसे ही सीखोगे। इसलिए मैं तुम्हें अच्छी राह में दिखाने के लिए, अच्छी राह में चलने के लिए, सिखलाने के लिए मैं ये सब नहीं करता हूँ। बड़े भाई साहब समझाते हुए छोटे भाई साहब को कहते हैं। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ चला आता था। भाई साहब लंबे हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। लेखक यही कहना चाहते हैं कि संयोग से यानी कि अचानक ऐसे हुआ, जब हम बड़े भाई साहब मुझे समझा रहे थे और हम दोनों बातचीत कर रहे थे, उसी वक्त अचानक से, संयोग से अचानक से उसी वक्त एक कटा हुआ पतंग हमारे ऊपर से गुजरा और उसकी डोर लटक रही थी और लड़के का झुंड था वह भी पीछे पीछे उस पतंग को दौड़ा रहा था, यानी कि उस पतंग को पकड़ने के लिए दौड़े चले आ रहे थे। फिर भाई साहब तो लंबे हैं ही, उछलकर उस पतंग की डोर को पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो इस तरह आज हम प्रस्तुत पाठ प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े भाई साहब पढ़कर समाप्त किए हैं और आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप दोबारा अपना पाठ्य पुस्तक पढ़कर समझ सकते हैं।